हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों को आपके YouTube चैनल स्टडी टाइम पर। तो बच्चों, आज कक्षा 8 का जो आपका जो सीरीज वाला वीडियो चल रहा है, सीरीज वाला वीडियो का मतलब ये है कि आपके जो एक न्यू स्पेशल वीडियो मैं चला रहा हूँ परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में आपका बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में कैसे अच्छा तैयारी करना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन में जो सो विज्ञान का लेकर आ रहा हूँ और विज्ञान में आपका 1 घंटा समय मिलेगा। और यहाँ कुछ निर्देश समझ लीजिए कि इस प्रश्न में जो सो कुल आपके 50 अंक होंगे। सभी प्रश्न को अनिवार्य से हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक प्रश्न 1 अंक रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और गलत के लिए जो सो ऋणात्मक अंक नहीं है। चलिए तो क्या करते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। यानी कि सॉल्व करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो अगर आप नहीं जानते हैं ये सब क्वेश्चन तो क्या कीजिए, सबसे पहले जाइए आप हमारा प्लेलिस्ट पकड़िए, ठीक है। वहाँ आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बना के रखा हूँ। आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले जाके सभी चैप्टर का देखिए, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, सभी का देखिए। आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार पढ़ते जाना है और एक बार जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, और मन में वहीं पढ़ लीजिए। और तो वहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में सेट होता हुआ चले जाएगा, ठीक है। या देखिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक देख लीजिए, तब आपका जो विज्ञान का जितना भी प्रश्न है, जितना भी प्रश्न आपका आएगा सबका वहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहा जाता है सूक्ष्म जीव कहाँ निवास करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में है, हर जगह सूक्ष्म जीव आपको मिलेगा। तो सूक्ष्म जीव कहीं भी रह सकता है, पानी में, हवा में, जल में, कहीं भी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के फैलाने से होता है। मच्छर कौन सा रोग को फैलाता है ज्यादा, आपको पता होगा, मलेरिया, ठीक है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। कि बायोडीजल का जो निर्माण हो रहा है उसमें आप देखते होंगे कौन सा सूक्ष्म जीव का ज्यादा जो सो योगदान है, तो उसमें जो सो शैवाल का, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे की कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन आपको यहाँ तक अभी तक पूछा गया ना, ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर आपका है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, उस चैप्टर से, ठीक है। और 5 का क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा केंद्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से आपका जो सो चैप्टर 2 शुरू हो गया, ठीक है। धातु धातु जो चैप्टर है, कहा जाता है किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। तो किस धातु का, पारा का। देखिए यहाँ मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ। साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है वहाँ से बहुत बच्चे जाके तैयारी कर रहे हैं और आप भी वहाँ से तैयारी कीजिए, तब आपको जो सो परीक्षा में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कि 7वां में कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। बताइए किस धातु का उपयोग किया जाता है, लेड का, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुर विद्वान है। प्रचुर विद्वान है, कौन सा धातु सबसे ज्यादा पाया जा रहा है झारखंड के जादूगोड़ा में, तो कौन सा, यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीटने पर चादर बनाई जा सकती है, कौन सा, उसे कौन सा गुण कहते हैं हम लोग, अघातवनीयता कहते हैं, ठीक है, अघातनीयता। आगे है इसमें 10 नंबर का कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सा है। कम चालक, क्या बोला जा रहा है, कम, यानी कि उष्मा का कम चालक वाला जो धातु है वो सबसे ज्यादा जो सो कौन है, पारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक, देखिए एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर, यानी कि विद्युत को जो अपने से पास कर देता है वो सुचालक होता है, जो विद्युत को पास नहीं करता वो कुचालक। तो अशुद्ध जल होता है। अब बोलेंगे कि सर अशुद्ध जल क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जल का सूत्र H2O होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो H2O होता है, इसमें क्या होता है पता है आपको कि इसमें जो आपका ये जो अशुद्ध जल में जो होता है इसमें विद्युत जो सो प्रवाहित नहीं होता है, कुछ अणु इससे निकाल लिए जाते हैं इसी कारण से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए
कहा जाता है कि किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग विद्युत लेपन कह देते हैं। और विद्युत लेपन के जरिए जो सो आप, अगर आपके पास लोहे का धातु है तो उस पर आप सोने की परत चढ़ा सकते हैं, चांदी की परत चढ़ा सकते हैं, उसे हम लोग विद्युत लेपन कह देते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन होता है। आंतरिक जनन किस में होता है? मुर्गी में होता है। ठीक है, आंतरिक जनन। और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी अगला जो 40 नंबर, ये भी बायोलॉजी का है। देखिए, साइंस में आपका 3 फील्ड होता है। ठीक है, एक फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है और तीसरा बायो होता है। ठीक है, तो बायो का पार्ट अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है और फिजिक्स अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रा में जनन की विधि, हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है वो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दाब क्या होता है? वायुमंडल का दाब जो है सो घटते जाता है। पृथ्वी से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का दाब घटते जाता है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? देखिए, हर चीज़ का मात्रक है। जैसे कि आप किलोग्राम का मात्रक केजी होता है। इसी प्रकार विद्युत का कुछ होता है, यूनिट में कुछ नापा जाता है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, अगले कक्षा में जाएंगे आप। और बल का न्यूटन होता है। इसी प्रकार पूछा जा रहा है आपका कि दाब का एसआई मात्रक या उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो दाब का जो सो क्या होता है आपका, दोनों होता है। न्यूटन प्रति वर्ग होता है और पास्कल भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कहा जाता है निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कीय बल है? संपर्किक बल है। तो कौन सा संपर्किक बल है? घर्षण बल। संपर्किक बल घर्षण बल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी घर्षण बल लगता है तो दो वस्तु के बीच में लगता है। मान लीजिए कि घर्षण का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक गाड़ी इधर से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक गेंद है और गेंद यहाँ से लुढ़क रहा है, तो जमीन पर लुढ़क रहा है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि गेंद कुछ समय के बाद यहाँ आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ आके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो सो जमीन क्या करता है, जो धरती है वो उस पर एक जो सो संपर्क बल की तरह काम करके जो सो इस पर घर्षण उत्पन्न करके रोक देता है। ठीक है, और कुछ हवा भी है, हवा भी रेजिस्टेंस डालता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती ही जो करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बल और दाब का जो अलग चैप्टर है उसी में मैंने आपको बताया है, तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 18वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील कौन सा? जो जल नहीं सकता है। तो देखिए, लकड़ी जल सकता है, पेट्रोल जल सकता है, कोयला जल सकता है, लेकिन पत्थर नहीं जल सकता है। इसे चलते आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि किस पदार्थ के दहन का पोषण का पदार्थ है? दहन का पोषण पदार्थ है ऑक्सीजन। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब आग लगता है ना, तो आग ऐसे नहीं जल सकता है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कि एक कैंडल लीजिए। ठीक है, एक कैंडल लीजिए, एक जो सो क्या कीजिए, आप कैंडल लीजिए और कैंडल को सो आप जलाइए। ठीक है, कैंडल को जलाइए और उसके ऊपर आप गिलास को ढक दीजिए, तब देखेंगे कि कैंडल भूख जाता है। क्यों भूख जाता है? क्योंकि जब तक इसके आसपास ऑक्सीजन रहता है तब तक ये जल पाता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से संपर्क टूटता है ये फूट जाता है। तो ऑक्सीजन के बिना जो सो आग नहीं जल सकता है। नेक्स्ट है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? जैसे कि कैंडल का ही बात करते हैं तो उसका ज्वाला का जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा भाग होता है? उसका जो सो सबसे अंदर का जो भाग होता है वो। ठीक है, कैंडल में आप देखते होंगे, आपको मैंने बताया है ज्वाला और जो आपका चैप्टर है उसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में नर मादा क्या हो जाता है? मादा आपका स्त्री हो जाएगा और नर यानी कि पुरुष। तो मादा में आपको पता है कि एक्सेस होता है। ठीक है, और एक्स होता है, लेकिन पुरुष में आपका एक्स वाई से बनता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस जो सो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर है, कहा जाता है कि स्त्री में होने वाली मासिक स्वर की समान अवधि कितनी दिन होती है? 28 दिन। ठीक है, और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, और जो हम लोग घरों में दर्पण को यूज करते हैं ना, देखते हैं मिरर को, वो भी हमारा समतल दर्पण होता है। कहा जाता है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी देख सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी देख लेता है, उसे हम लोग पेरियोस्कोप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरियोस्कोप। जैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास
जैसे यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, और आप यहाँ से इसे देखना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए इधर दीवार है तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक अंतर बनाए कि यहाँ जो है सो यहाँ से आप यहाँ देख ले रहे हैं। क्यों देख ले रहे हैं? मान लीजिए कि एक दर्पण यहाँ लगा दे रहे हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ भी एक दर्पण। मैंने आपको पेरिस्कोप का बना के दिखाया है वीडियो में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया है। प्रकाश वाला चैप्टर से ही आपको पूछा जा रहा है, तो प्रकाश वाला चैप्टर से आप जरूर से जरूर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। मैंने वहाँ बहुत ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन बताया है और वही क्वेश्चन सब आपको यहाँ आके मिल रहा है और परीक्षा में भी आपको वही क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर पेरिस्कोप हो जाएगा। अगला 26 नंबर की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण को कौन नियंत्रण करता है? पुतली। कौन करता है? नियंत्रण पुतली, ठीक है, कि पुतली जो हमारे आंख में प्रकाश कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वही नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाले फसल कहलाती है, क्या कहलाती है? 27 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा खरीफ फसल। नेक्स्ट है कि सौ पोषी का उदाहरण है। सौ पोषी का उदाहरण है पेड़ पौधा। सौ पोषी और विषम पोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं उत्सर्जित करता है उसे सौ पोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं उत्सर्जित नहीं करता उसे विषम पोषी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे जो सो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं। इसी कारण से जो सो हम लोग विषम पोषी हुए। अगला है कि हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा फसल को क्या किया जाता है? फसल को कटाई किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में रात्रि में चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बता सकते हैं आप कि बड़े बड़े शहरों में विद्युत सर्जन में छिप जाते हैं, धुआं क्या बोलता है, धुएं से भरे आसमान में कहीं वो खो जाते हैं, ठीक है। रहते तो वहीं है लेकिन धुआं और धूल से नहीं दिखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे दूर का हमारा जो ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून है। अगला है कि खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में? प्रकाश वर्ष की इकाई में। इसका मतलब आप समझिएगा कि इसका दूरी किस में मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आपके पास सूर्य है, ठीक है, और यहाँ जो सो चांद है, तो सूर्य और चांद की जो दूरी जो मेजर किया जाता है वो जो सो आपको प्रकाश वर्ष में किया जाता है। जैसे कि आपका घर से आपका स्कूल का दूरी जो सो किलोमीटर में मापा जाता है, इसी प्रकार से आपका जो है खगोलीय पिंड का दूरी अगर मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को समझिए। क्वेश्चन नंबर 33 है। कहा जाता है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम लगता है? किसके अपेक्षा में? लोटनी घर्षण की अपेक्षा में, ठीक है। आंसर आपका लोटनी नहीं, इसमें हो जाएगा आपका अस्थित घर्षण, ये हो जाएगा अस्थित घर्षण के कारण। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि तरल हवा में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। घर्षण बल को आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया आपका बी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पानी में नाव चलता है तो नाव का नोक जो सो आप देखते होंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है, नुकीला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका घर्षण उसमें कम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन नंबर है और 35 को पढ़िए। कहा जाता है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? किस वस्तु पर? तो सी में, नोक वाली में, ठीक है। नोक वाली में क्या होता है कि घर्षण उस पर कम लगने लगता है। अगला है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नायलन को कहा जाता है, ठीक है, नायलन को। अगला है 37 को समझिए। 37 में क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक कौन सा धागे का होता है? नायलन का होता है। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? किसकी परत चढ़ी होती है? क्वेश्चन नंबर 38 का बताइए आंसर कि किसकी होती है? तो मेलामाइन का, ठीक है, मेलामाइन का हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। कहा जाता है, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? किस कारक पर निर्भर करती है? बताइए किस कारक पर? आयाम पर। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होता है? ध्वनि के कंपनों को हमें जो है सो आयाम को घटाना होता है, तो वो कंपन कम हो जाता है। अगला है कि प्रास्वर ध्वनि के कंपनियों
कंपनियों की आवृत्ति होती है, कितनी आवृत्ति होती है, 20,000 हर्ट्ज होती है। और अगला है कि रिक्त पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी हो सकता है, कौन सा। जैसे कि होता है, जैसे समझिएगा एक बात हमारा, कि कभी कभी आप देखते होंगे कि भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो उसका भी कुछ लिमिट होता है कि इतना से अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो जो सो ज़्यादा विनाशकारी होगा। तो कितना से अधिक, अगर 7 से अधिक होता है तो जो सो क्या हो सकता है, वो विनाशकारी हो सकता है और बहुत ही वो विनाश मचा दे सकता है। ठीक है। अगला है कि वायुमंडल विद्युत की खोज की थी। वायुमंडल विद्युत की खोज किसने की थी, तो वायुमंडल विद्युत का खोज जो है सो बताइए आपने किसने की थी। बेंजामिन फ्लेमिंग। ठीक है, बेंजामिन फ्लेमिंग। अगला है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है। एबोनाइट की छड़ जो है सो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित कर देती है। नेक्स्ट है आपका कि वायु में किन गैसों की वृद्धि विश्व तापमान की समस्या हो रही है। यानी कि देख रहे हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस जो है सो मिल रहे हैं और उससे जो है सो विश्व तापमान की समस्या बढ़ रही है। तो किसके कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस ज़्यादा मिल रहा है, इस कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल वृत्त तनिके प्लेटों से की संख्या कितनी है। कितनी इसकी प्लेट की संख्या है, तो इसकी प्लेटों की संख्या आपका 6 है। नेक्स्ट है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का संरक्षण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जो है सो आपका क्या हो सकता है, बताइए। इसका मुख्य कारण अम्ल वसा है। ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर का है कि द्वितीय प्रदूषण है। द्वितीय प्रदूषण हमारा कौन है, तो द्वितीय प्रदूषण हमारा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल है। अगला है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है। क्या है कि आवास उससे छीना जा रहा है, पेड़ लगाया जा रहा है, वनों को संरक्षित किया जाता है, शिकार किया जा रहा है। यानी कि इसका आंसर आपका ए और 1 और 4 होगा। ठीक है। उसके आवास को छीना जा रहा है और शिकार उसका किया जा रहा है, इसी कारण से वो जीव जो सो विलुप्त हो जा रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है पेट्रोल का कौन सा उत्सर्जन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, कौन सा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका जो सो बिटुमीन होगा। ठीक है, क्या होगा, बिटुमीन। और इस प्रकार जो आपका ये मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो आपका सीरीज वाला वीडियो जो था वो एक सीरीज वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको। और हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो अगर आप और देखना चाह रहे हैं और चाहते हैं तो क्या कीजिए कि हमें कमेंट कीजिए कि सर आप अलग सब्जेक्ट का लाइए वीडियो। तो मैं आपके कमेंट के अनुसार जो सो एक न्यूज़ जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं न्यूज़ सब्जेक्ट पर आपका वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।